नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप करता हूँ। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश या पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है हिंदी साहित्य में। तो इनके बारे में बात करते हैं, जो भी मतलब मुख्य हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान जो अपने उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, और इनकी प्रमुख कार्यशैली कार्य रचनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो बात करते हैं पहला इसमें निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो सभी लोग इनसे मतलब अवगत हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1236 में बदायूं में जन्म हुआ था, और ये सूफीवाद के चिश्ती आदेश से संबंधित थे। अब बात करें इनके गुरु, तो वह बाबा फरीद सूफी संत फरीदुद्दीन गजशंकर के शिष्य थे। और इसके बाद बात करें निजामुद्दीन औलिया की एक प्रमुख लाइन प्रसिद्ध है, दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने ही क्या कहा था, निजामुद्दीन औलिया। और इनकी दरगाह के बारे में बात करें तो इनकी जो दरगाह है चिरागे दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली में अवस्थित है। ठीक। और बात करें अमीर खुसरो की, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। इनके जन्म की बात करें तो 1253 में पटियाली कासगंज में पड़ता है, आगरा के पास। और वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, मतलब इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक थे। और उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों को शासन देखा। पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के 8 सुल्तानों को शासन किसने देखा? तो अमीर खुसरो ने देखा, याद रखना। और लोकप्रिय रूप से उन्हें तूतिया हिंद या हिंद के तोता के नाम से इनको जाना जाता है। कव्वाली के जनक हैं। ठीक। और खड़ी बोली हिंदी के जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। उर्दू साहित्य का जनक और खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक ना। और उन्होंने ख्याल गायिका का विकास किया। तो प्रमुख इनका ख्याल गायिका, और जो ये इनके पदनाम दिए हुए हैं ये इन्हीं से संबंधित है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो नूह सिफिर, खजायन उल फुतूह और तुगलकनामा प्रसिद्ध है। तुगलकनामा के बारे में पूछ लेते हैं कि किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। इनका जो जन्म है 1285 में बुलंदशहर जिले में हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दौरान राजनीतिक विचारक और इतिहासकार थे। और महत्वपूर्ण की रचनाओं के बारे में बात करें, तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक। तो इनको याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों में ये मिलान के लिए आ जाता है कि कौन सी रचना किससे संबंधित है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं कबीरदास। इनके बारे में सभी लोग पहले से जानते हैं। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में, लाहौर तारा नामक तालाब के किनारे। ठीक। और वह भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने दक्षिण भारत में अपना प्रचार प्रसार किया भक्ति आंदोलन का। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कबीर की जो रचनाएं हैं बीजक है, कबीर परछाई, साखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली। साखी शब्द रामायणी इन्हीं का संग्रह जो है बीजक है। ठीक। तो नीरू और नीमा जो पति पत्नी थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया कबीरदास का। ठीक। और आगे बात करें फिर बीरबल की, तो बीरबल कौन थे? तो ये 9 रत्नों में थे अकबर के। इनका जन्म 1528 में जालौन जिले में कालपी में हुआ था। असली नाम इनका क्या था? महेश दास। पूछ लिया जाता है कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास था। पहला हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया था। और वह सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से थे। दीन इलाही अपनाने वाले पहले व्यक्ति, देखो मैंने बताया ना, दीन इलाही जो अकबर का चलाया हुआ धर्म था उसको अपनाने वाला पहला यही हिंदू व्यक्ति था बीरबल। और आगे बात करें सूरदास की, तो सूरदास ये अंधे हिंदू भक्त कवि और गायक थे। और इनकी रचनाओं में से सूर सागर एक सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक। नेक्स्ट बात करें शेख फैजी की, अबुल फजल के भाई थे ये। इनका जन्म जो है 1547 में आगरा में हुआ। वह अबुल फजल के बड़े भाई और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ठीक। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल का जो जन्म हुआ ये 1551 में आगरा में हुआ। उन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था। इनकी रचना के बारे में बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी, ये रचनाएं अबुल फजल की हैं प्रसिद्ध, इनको याद रखना। टोडरमल अकबर के समय में वित्तीय मंत्री था ये। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो सीतापुर जिले के लाहरपुर गांव में हुआ था। यह अकबर के नवरत्नों में ये भी थे। और वह अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। ठीक। और भूमि राजस्व प्रणाली दहसाला प्रणाली का विकास टोडरमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये भी कासगंज के रहने वाले थे। वह एक हिंदू वैष्णव संत कवि और दार्शनिक थे जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। महाकाव्य इनका क्या है? रामचरितमानस इनकी रचना है। और रचनाएं इनकी बात करें तो दोहावली, साहित्य रत्न, गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्णावली, ये प्रमुख रचनाएं तुलसीदास की प्रसिद्ध, इनको याद रखना, एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है इनमें से।
अब बात करें उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1828 को काशी, वर्तमान वाराणसी जिसका नाम है, का एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु भी कहते थे। छबीली बाई भी इनको कहा जाता था, याद रखना। 1842 में उनका विवाह जो हुआ था झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था और उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई की जीवित पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा सर हीरोज को नियुक्त किया गया था और हीरोज ने ही कहा था इन सभी आदमियों में युद्ध में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक, 18 जून 1858 को ग्वालियर में एक लड़ाई के दौरान लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की थी और ये झांसी की रानी के नाम से इसीलिए फेमस हुई क्योंकि इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। आगे बात करें मंगल पांडे की, ये भी फेमस हस्तियाँ हैं सब। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके भाई चित्तू पांडे थे। 19 जुलाई 1827 को निवासी मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के एक सैनिक थे, 34वीं बटालियन में। ठीक, बहरामपुर में अपने हमवतन लोगों के उदाहरण से प्रभावित होकर मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार किया था और उन्होंने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह में भाग लिया और अपने साथियों को इसमें शामिल कर लिया। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई। इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को गोली से मार दिया था। 2-3 अधिकारी जो थे इनके, उनको गोली से मार दिया था इन्होंने। ठीक, आगे बात करें बख्त खां की, तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1797 में उत्तर प्रदेश रोहिलखंड में बिजनौर जिले में हुआ था। बाद में वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार बन गए, जिन्हें मुख्य देशी कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता था। विद्रोही बनने से पहले सूबेदार बख्त खां ब्रिटिश अधिकारियों के बीच प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली में नेतृत्व प्रदान किया और विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया गया और 1859 में नेपाल की तराई मैदानों में उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक, आगे बात करें बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रभावी महिला नेताओं में से एक थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संचालन किया। वर्जिश कादिर नाम सुने होंगे, इनकी माँ थी ये और वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। तो मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ नेपाल की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये तात्या टोपे के साथ नेपाल भाग गई थी। बेगम हजरत महल शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में थी और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे वर्जिश कादिर की ओर से अवध में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। ठीक, बात करें नेक्स्ट मौलवी लियाकत अली, तो मौलवी लियाकत अली 1817 से 1892 का जन्म इलाहाबाद में, बदला हुआ नाम इसका प्रयागराज है, सभी को पता है कि कुछ मील दूर महगांव की तहसील और परगना चैल में सैयद मेहर अली और अमीनी बेबी से इनका जन्म हुआ था। तो महगांव ये पड़ेगा आपका इलाहाबाद और कौशाम्बी के बीच में पड़ता है महगांव। ठीक, और उनके अनुयायियों ने जिला हरदोई से सांडी, बिलग्राम और पाली में सफलतापूर्वक ब्रिटिश विरोधी अभियान चलाए। 1872 में मौलवी को बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी स्टाइल द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे मौलवी के 2 लोगों द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी। ठीक, जासूसी के दौरान इनको पकड़ा गया और 24 जुलाई 1872 के फैसले ने उन्हें अंडमान की दंडात्मक बस्ती में जीवन भर के लिए परिवहन की सजा सुनाई गई थी। ठीक, आगे बात करें राव कदम सिंह, फिलहाल इनका नाम ज़्यादा आप जानते ना होंगे लेकिन फिलहाल इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। वह गुर्जरों के एक छोटे समूह के नेता थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा के रूप में लोकप्रिय हुए थे। ठीक, बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म जो हुआ शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में से एक थे और उन्हें 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती जो लखनऊ में हुई थी उनमें ये मुख्य भूमिका वाले थे और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक, बात करें नेक्स्ट चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो मध्य प्रदेश में भाभरा में हुआ था लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बिताया, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। ठीक, तो आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1928 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था।
आज़ाद 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक बड़ा झटका था और इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश अंग्रेजों ने दिया था। फिलहाल इन्होंने खुद को गोली मारी थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अंततः 27 फरवरी 1931 को उन्हें अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घेरा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। बात करें अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान का जन्म जो 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर के एबी निवासी थे बिस्मिल्ला खां के समय, ठीक। और एन एच खान HRA के प्रमुख सदस्य था और काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा था, जो 1925 में HRA द्वारा एक ट्रेन डकैती थी। खान को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। तो याद रखना कि फांसी के बारे में पूछ लेते हैं तो किस मतलब व्यक्ति का फांसी किस जिले में हुआ था, ठीक। अब आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बात करें। आचार्य नरेंद्र देव 1859 से 1956 का जन्म है इनका, ये बीच में थे इनके। और जन्म जो है 30 अक्टूबर 1889 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था, ठीक। उन्होंने वकालत छोड़ दिया और काशी विद्यापीठ में पढ़ना शुरू किया, जहां उन्हें आचार्य की उपाधि मिली थी, ठीक। अगर पूछ ले कि इनको नरेंद्र देव को आचार्य की उपाधि कहाँ मिली, तो काशी विद्यापीठ में जब पढ़ते थे तब मिली। आगे बात करें बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो जैसे कांग्रेस नेताओं के क्रांतिकारी विचारों ने आचार्य नरेंद्र देव को गहराई से प्रभावित किया। वह होम रूल लीग से जुड़े थे और प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य थे। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने साइमन कमीशन 1927 में घोषित हुआ और 1928 में भारत आया था, जिसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसकी वजह से इसका विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन और सविनय आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया इन्होंने। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करने के कट्टरपंथी गुट के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। आगे बात करें हजरत मोहानी। प्रसिद्ध है इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने लिखा और इसको फेमस भगत सिंह ने किया, तो यही है हजरत मोहानी। और संविधान में बुक में एकमात्र जो थे मुस्लिम सदस्य जिन्होंने उर्दू में हस्ताक्षर किए तो मौलाना हजरत मोहानी यही थे, ठीक। मौलाना हजरत मोहानी का जन्म 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे, कस्बा मोहन में हुआ था, ठीक। और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। हजरत मोहानी ने अलीगढ़ से उर्दू एवं मुअल्ला के नाम से पत्रिका निकालना शुरू किया। वह कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों में से एक थे और उन्हें वर्ष 1907 तक कांग्रेस से जुड़े थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था, ये देखो ना। और मौलाना हजरत मोहानी ने आखिरी सांस तक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 13 मई 1951 को लखनऊ में हजरत मोहानी ने अंतिम सांस ली थी। बात करें चित्तू पांडे, तो ये मंगल पांडे के भाई थे और बलिया के शेर के नाम से इनको जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव रत्तूचक में जन्मे चित्तू पांडे 10 मई 1895 6 दिसंबर 1946 को लोकप्रिय रूप से शेर बलिया के नाम से बलिया का शेर कहा जाता था और एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता कार्यकर्ता जिन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बलिया के बाग के रूप में वर्णित उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दबाए जाने से पहले कुछ दिनों के लिए 19 अगस्त 1922 को घोषित और स्थापित राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया था। समानांतर सरकार कलेक्टर को सत्ता सौंपने और सभी गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने में सफल रही। यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 22-23 अगस्त को मध्यरात्रि के दौरान ब्रिटिश सैन्य बलों ने बलिया में प्रवेश किया और लोकप्रिय सरकार को उखाड़ फेंका। बात करें राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह, तो इनका जन्म जो है 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मुरसान राज्य के राजसी जाट परिवार में होता। वह भारत की पहली अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्वामी शाहजानंद के बारे में बात करें तो किसान आंदोलन से प्रसिद्ध हैं बिहार में। स्वामी शाहजानंद का जन्म 1889 से 1950 का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था और वह एक युवा छात्र के रूप में प्रतिभाशाली थे। अपने घर और सपरिवार को त्याग कर और तपस्या का मार्ग अपनाकर वह वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन करने के लिए 9 साल समर्पित किया। उन्होंने बिहार के शाहाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिले गाजीपुर में असहयोग आंदोलन के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई। कृषि सुधारों के केंद्रीय नारे के रूप में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और किसान स्वामित्व के निर्माण की वकालत करते हुए उन्होंने किसान प्रतिरोध को संगठित करने के लिए सामंती उत्पीड़न के ज्वलंत मुद्दों जैसे जबरन श्रम, अवैध वसूली, बेदखली आदि को उठाया और किसान आंदोलन का नेतृत्व
इन्होंने किया था 1929 में। उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, अखिल भारतीय सभा। और वे सख्त लेखक थे और पटना में हिंदी साहित्य हुंकार चलाते थे। ये बात करें पुरुषोत्तम दास टंडन की, इनका जन्म जो 1882 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने 1908 में तेज बहादुर सप्रू के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया है और उन्होंने असहयोग आंदोलन में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 1934 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्हें यूपी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, यूपी के गांधी पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। 1961 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक, तो और आगे हैं कुछ महान हस्तियाँ, जैसे मौलाना शौकत अली। शौकत अली का जो जन्म है 1873 में रामपुर में हुआ था। वह ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रतिक्रिया में भड़के खिलाफत आंदोलन के एक भारतीय मुस्लिम नेता थे और उन्होंने 1934 से 1938 तक ब्रिटिश भारत में सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सर सैयद अहमद खां। तो सैयद अहमद खां का जन्म एक सम्मानित परिवार मुस्लिम परिवार में हुआ। वह ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा के एक वफादार सदस्य थे। 1876 में सेवानिवृत्त के बाद वह 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो गए। उन्होंने 1888 में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की। ठीक, वह पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को कुरान की शिक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे और जिनकी व्याख्या समकालीन तर्कवाद और विज्ञान के प्रकाश में की जाती थी। हालांकि उन्होंने कुरान को अंतिम अधिकार के रूप में माना था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने बेहतर शिक्षा के माध्यम से और पर्दा और बहुविवाह का विरोध करके, आसान तलाक की वकालत करके और पीरी और मुरीदी की व्यवस्था की निंदा करके महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का संघर्ष किया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम हितों की बुनियादी समानता का प्रचार भी किया। बात करें गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म जो 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव के करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में काशीपुर में वकील के रूप में काम किया। 1921 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए। एक सक्षम वकील के रूप में जाने जाने वाले पंत 1920 के दशक के मध्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी का नियुक्त किया गया था। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में मदद करने के लिए पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। उस पद पर उनकी उपलब्धियों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया, हिंदू पुरुषों के लिए वह विवाह को अनिवार्य बना दिया और हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार मिला। उन्होंने 1955 से 61 में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यभार भी संभाला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां जिनके बारे में हमने बताया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया लेवल के जीएस में भी इनके बहुत सारे योगदान आपको मिलेंगे। तो ये सभी के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी कर रहे हैं, अब उनके लिए उत्तर प्रदेश विशेष हम लेकर आए हैं। और आप रोज़ यूपी जीके में आप इनके बारे में डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी मेरे दोस्त करंट अफेयर की क्लास नहीं देख पाए, वो अभी सुबह 7 बजे क्लास पढ़ी थी, तो आप उसमें जाके करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चन आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो बेहतर लगे तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।